Hello, dear trainees. I am Santosh Dhiman, lecturer music, Diet Bilaspur at Jukhala. Today I will discuss subject creative drama, fine arts and education, unit number 4 of course number 110. इस कोर्स के अंतर्गत जो हमारा चौथा यूनिट है उस कला में मूल्यांकन, उसमें मैंने मूल्यांकन के भिन्न भिन्न उपकरणों और तकनीकों की समझ ये विषय आज लिया हुआ है। तो पहले इसमें टूल्स के बारे में आपको बता दूं। भिन्न भिन्न टूल्स हैं, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल है, प्रोजेक्ट है, पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल एंड टोटल रिकॉर्ड डिस्प्ले। इसके अंतर्गत इन सबको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम ऑब्जर्वेशन शेड्यूल ही लेंगे। तो पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस कर लेती हूँ कि मूल्यांकन होता क्या है। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है मूल्य का अंकन। हम जानते हैं कि मापन द्वारा किसी वस्तु, प्राणी अथवा किसी क्रिया की विशेषता को मानक शब्दों, चिन्ह अथवा इकाई अंकों में प्रकट किया जाता है। इसको मूल्यांकन कहते हैं। कोठारी कमीशन ने क्या बोला? कोठारी कमीशन के अनुसार मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है। यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह प्रक्रिया 3 प्रकार से चलती है: मौखिक, क्रियात्मक और लिखित। मौखिक परीक्षण क्या होता है? मौखिक परीक्षण जैसे शास्त्रीय संगीत है, इसका जो क्रियात्मक संबंधी ज्ञान इसी परीक्षण से हमें ज्ञात होता है। रुचि और योग्यता के बारे में पता चलता है। स्वर, समूह, ताल एवं राग की पहचान होती है। भाषाई कौशल, उसके भाषाई योग्यता के बारे में पता चलता है। और छात्रों के साथ जो अध्यापक का सीधा संपर्क रहता है। आत्मविश्वास, शीघ्र निर्णय लेने की जो क्षमता है वो छात्रों की बढ़ती है। सक्रिय रहता है, पाठ पर ध्यान केंद्रित रहता है। नेक्स्ट आता है क्रियात्मक मूल्यांकन। क्रियात्मक मूल्यांकन संगीत 3 शब्दों के मेल से, गायन, वादन एवं नृत्य 3 शब्दों के मेल से बना हुआ है। तो ये इसका क्रियात्मक विषय है। संगीत के प्रति रुचि, सुर, लय, ताल की संपूर्ण जानकारी इससे प्राप्त हो जाती है। लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा कितना करता है लर्निंग बाय डूइंग, ये यहाँ से पता चलता है। नेक्स्ट आता है लिखित मूल्यांकन, रिटन इवैल्यूएशन। कला एवं संगीत के शास्त्रीय पक्ष की जो परीक्षा है वो औपचारिक रूप से लिखित ही होती है। तो अब ले लेते हैं ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल जैसे मैंने आपको बताया, ये टूल्स और टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन उनके अंतर्गत आता है। तो पहला टूल है ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। तो ऑब्जर्वेशन शेड्यूल निरीक्षण से संबंधित ये निरीक्षण अनुसूची है, निरीक्षण विधि है। किसी व्यवहार अथवा किसी प्रक्रिया को देखकर उसकी जांच करना, ये निरीक्षण करना कहलाता है। तो पीवी यंग ने क्या बोला कि अवलोकन द्वारा एक विचारपूर्ण अध्ययन को सामूहिक व्यवहार तथा जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ ही पूर्ण बनाने वाली पृथक इकाइयों के अध्ययन हेतु प्रणाली के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। और प्रोफेसर सीए मोसर जी ने क्या बोला? ठोस अर्थ में निरीक्षण में कानों तथा वाणी की अपेक्षा आँखों का प्रयोग जो है वो अधिक होता है। नेक्स्ट आता है मेन पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। बट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं ऑब्जर्वेशन के? सबसे पहले आता है निरीक्षण के अंतर्गत ऐसी घटनाओं का निरीक्षण करना जो सावधानीपूर्वक निश्चित की गई हों। मानवीय व्यवहारों का अवलोकन करना। मानवीय व्यवहार गणनात्मक होता है या देखा जाता है कि एक ही व्यवहार को कितनी बार व्यक्ति दोहराता है उसको नोट करना। तुरंत जो भी मुख्य बात नजर आई उसको नोट कर लेना। और नेक्स्ट जो आता है एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन? तो सबसे पहला आता है प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा में इसमें क्या होता है कि प्राथमिक सामग्री प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यूज़ ऑफ आइज़, आँखों का सही से और पूरा उपयोग इसमें होता है। केयरफुल स्टडी, बड़े ध्यानपूर्वक इसका जो अवलोकन किया जाता है। इस विधि से जो व्यक्ति अध्ययन करता है वो डायरेक्ट स्टडी में प्रत्यक्ष रूप से उसके साथ उसमें भाग लेता है। और ग्रुप स्टडी, इसमें सामूहिक व्यवहार का भी अध्ययन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि जो पीवी यंग ने बोला, उनके अनुसार जो बेस्ट क्वालिटीज़ उसमें रहती हैं वो कौन कौन सी हैं? निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, योजना और प्रलेखन की व्यवस्था होनी चाहिए, और वैज्ञानिक परीक्षण तथा नियंत्रण हेतु उपयोगी। नियंत्रण हेतु उपयोगी। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। व्हाट आर द टाइप्स? सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन का जो विधि है सरल अथवा अनियंत्रित।
तो इसमें क्या रहता है, ये निरीक्षण प्राकृतिक परिस्थितियों में किया जाए तथा प्राकृतिक परिस्थितियों में कोई बाह्य दबाव ना डाला जाए। जो निरीक्षण करता है वो जिनका ऑब्जर्वेशन उसने करना है वो स्वाभाविक परिस्थिति में ही उस पर कोई प्रतिरोध ना लगाए, दूर से ऑब्जर्व करे, उसकी वाणी को सुने, क्रियाओं को सुने, नोट करता रहे लेकिन कुछ पूछे नहीं। नेक्स्ट आता है नियंत्रित निरीक्षण। नियंत्रित निरीक्षण में निरीक्षण जो है वो स्वयं पर भी नियंत्रण रखता है और निरीक्षित घटना पर भी नियंत्रण रखता है। स्वयं पर कैसे? जो उसकी पूर्व धारणा है, मनोवृत्ति है, पसंद है, आदत है, इन सब पर वो क्या करता है, निरीक्षण प्रभावित हो जाता है इन सब से, लेकिन वो उनके ऊपर वो अपना पूरा कंट्रोल जो है वो रखता है। और घटना पर नियंत्रण कैसे रखता है? फोटोग्राफ खींचता है, टेप रिकॉर्ड से वीडियो बनाता है ताकि वो बाद में विश्लेषण के कार्य में प्रयोग की जा सके। क्रो एंड क्रो ने बोला था कि माता पिता और प्रौढ़ व्यक्ति जो होते हैं बच्चों की प्रतिदिन की चेष्टाओं का जो निरीक्षण करते हैं वो भी कंट्रोल सिचुएशन में होता है और वो साधारण नियंत्रण ही होता है। नेक्स्ट आता है प्लान्ड ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होता है, किन्हीं विशिष्ट विशेषताओं या घटनाओं को जानने के लिए एक विशेष वातावरण तैयार किया जाता है। निरीक्षक पर क्या होता है, उस पर भी नियंत्रण रहता है तथा बच्चों या व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है या आयोजित या नियंत्रित निरीक्षण कहलाता है। इसमें परिणाम जो है वो यथासंभव निष्पक्ष होते हैं क्योंकि जो ऑब्जर्वर है उसके ऊपर भी कंट्रोल है, बच्चों के ऊपर तो है ही है, परंतु विशेष परिस्थितियों में बच्चों का व्यवहार जो है वो आर्टिफिशियल हो जाता है जब उन्हें पता है कि हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की कुछ विशेषताएं भी हैं, कुछ कमियां भी हैं, वो मैं बताऊंगी अभी आपको। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में जो ऑब्जर्वर होता है वो उस समूह का ही हिस्सा बनकर उसी में कार्य करता है। तो इस विधि में निरीक्षणकर्ता सूक्ष्म रूप से समूह के सदस्यों का पूरा व्यवहार नोट कर सकता है। निरंतर कार्य करते रहने के कारण उसमें एक और बात हो जाती है कि वो सामाजिक एवं संवेगात्मक संबंध उनके साथ जो है स्थापित हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि निष्पक्ष रिजल्ट देने में वो उसकी कमी रह जाती है, निष्पक्ष कहीं पे नहीं रह पाता वो। तो ये भी इसकी एक त्रुटि है। तो विशेषताएं क्या हैं इसकी? जो विशेषताएं हैं वो है कि प्रत्यक्ष अध्ययन होता है और वास्तविक व्यवहार का अध्ययन होता है, सुविधापूर्वक निरीक्षण हो जाता है, एकत्रित सूचनाओं की परीक्षा संभव हो जाती है, निरीक्षण कर्ता की कुशलता में वृद्धि होती है। कमियां क्या क्या हैं? पूर्ण सहभागिता का अभाव रहता है। जो कमियां हैं वो पूर्ण सहभागिता का अभाव रहता है और समूह के व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उन्हें पता चलता है कि ऑब्जर्वर हमारे साथ ही है, आर्टिफिशियल हो जाते हैं वो, अधिक खर्चीला है, सूक्ष्म परीक्षण में बाधक है और साथ में विशिष्ट समूहों का अध्ययन करना संभव नहीं है क्योंकि अपराधियों का अगर आपने निरीक्षण करना है तो निरीक्षणकर्ता अपराधियों के बीच में अपराधी बनकर नहीं रह सकता। नेक्स्ट आता है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन असहभागी निरीक्षण। असहभागी निरीक्षण मतलब जो निरीक्षण करता है वो समूह से बाहर रहकर सदस्यों का व्यवहार नोट करता है, समूह की क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता है, बाहर से ही व्यवहार को नोट करता है। अतः ये एक निष्पक्ष जो शोध है वो भी है, निष्पक्ष ऑब्जर्वेशन मेथड है। इसमें संवेगात्मक संबंध स्थापित नहीं हो पाते हैं, लेकिन इसमें एक और जाता है, त्रुटि क्या रह जाती है कि अनेक अवसर और पर निरीक्षणकर्ता जो है उसका व्यवहार जो है वो यथावत नोट करने में त्रुटि उसकी रह जाती है। परिणाम स्वरूप शुद्ध जो परिणाम है वो संभव नहीं हो पाता और असहभागी जो हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड है इसमें विशेषताएं क्या हैं? पक्षपात का अभाव है, विश्वसनीय और सूचनाओं का संकलन हो जाता है और अल्प समय में और कम धन में ये हम कर सकते हैं। बाह्य पक्षों का अध्ययन संभव हो सकता है, लेकिन कमियां हैं निरीक्षणकर्ता के दृष्टिकोण का प्रभाव कैसा है वो वैसा ही उसका प्रभाव ऑब्जर्वेशन में रहेगा और अस्वाभाविकता, पूर्ण असहभागिता का अभाव। नेक्स्ट आता है मास ऑब्जर्वेशन। लास्ट में सामूहिक निरीक्षण विधि। सामूहिक निरीक्षण में क्या होता है कि नियंत्रित निरीक्षण का ये युग है। इसमें अनेक व्यक्तियों द्वारा मिलकर सामग्री संकलन किया जाता है, बाद में केंद्रीय व्यक्ति द्वारा उन सबकी देन का संकलन एवं निष्कर्ष जो है वो निकाला जाता है। नेक्स्ट आता है निरीक्षण विधि के भिन्न भिन्न जो चरण हैं उनकी व्याख्या। तो भिन्न भिन्न चरण में सबसे पहले आता है टू मेक प्रॉपर प्लान, उपयुक्त योजना बनाना। फिर उसके बाद छात्र के व्यवहार का निरीक्षण करना या सूचनाओं को एकत्रित करना, फिर छात्र के व्यवहार को ढंग से नोट करना और उनका विश्लेषण करना, फिर व्याख्या और सामान्यीकरण करना। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, वो क्या क्या है? मनोविज्ञान में व्यवहार संबंधी समस्याओं की जानकारी और उनका निरीक्षण हो जाता है।
और निरीक्षण करते समय अनेक ऐसी समस्याएं हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती हैं जो हमें मानव को ऐसी नई समस्याओं को से अवगत करवाती है जो सामाजिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में नए अध्ययन का विषय बनती हैं। नियंत्रित निरीक्षण में क्योंकि घटनाओं का निरीक्षण प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, अतः इस विधि से जो परिणाम होते हैं वो विश्वसनीय होते हैं, वस्तुगत होते हैं। इस विधि द्वारा परिणाम शुद्ध होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं और जो अवलोकन विधि है इसमें उपकल्पनाओं के निर्माण के साथ साथ उनकी प्रामाणिकता की जांच भी की जा सकती है। नई उपकल्पनाओं का जन्म होता है, निर्माण होता है और जो उनकी प्रामाणिकता की जांच है वो भी की जा सकती है। डीमेरिट्स क्या हैं कि दूसरों को अपने समान समझना। दूसरों को कैसे? जो अवलोकन करते समय व्यक्ति उसे अपने समान समझने लगता है, अपनी तरह ही सोचता है कि जैसा मैं हूँ, जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसका भी वैसा ही आईक्यू होना चाहिए, उसका भी स्वभाव वैसा ही होना चाहिए। तो ये वो अपने समान समझने लग पड़ता है। ये डीमेरिट्स हैं इसके, वहाँ से रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं रहता। नेक्स्ट आता है पक्षपात अथवा विरोध के मनोभाव एवं भ्रांतियों का प्रभाव रहता है। प्रयोज्य दिखावटी व्यवहार रहता है। एक ही व्यवहार का कई मनोदशाओं का प्रतीक होना। कभी कभी एक ही बाह्य व्यवहार कई मनस्थितियों का प्रतीक होता है। यथा आंशु विषाद के घोतक होते हैं, कई बार खुशी के होते हैं। अतः एक ही व्यवहार के अवलोकन द्वारा किसी की आंतरिक स्थिति अथवा मानसिक प्रक्रिया का अनुमान लगाना सुरक्षित नहीं है। और व्यवहार का अस्पष्ट होना। कभी कभी कोई अवलोकित व्यवहार इतना अस्पष्ट, अप्रकट, अनिश्चित सा होता है कि उनकी मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि ज्ञात करना दुष्कर हो जाता है। किन्हीं क्षेत्रों में सहमति व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त ध्वनि तथा मुख मुद्रा लगभग वैसी होती है जैसी अन्य क्षेत्रों में अस्वीकृत हो। तो इसमें इम्पोर्टेंस नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। बट आर द इम्पोर्टेंस जो प्रोफेसर गुड्डे एवं हॉट थे उन्होंने बोला कि ऑब्जर्वेशन मेथड का जो महत्व है वो कैसा है। विज्ञान का प्रारंभ निरीक्षण से होता है, मतलब ऑब्जर्वेशन से होता है, और अंत में उसे परीक्षण करने के लिए पुनः निरीक्षण पर ही लौट आना पड़ता है, मतलब लास्ट ऑब्जर्वेशन मेथड। तो आँखों द्वारा देखी गई, कानों द्वारा सुनी गई बातों का मानव पर विश्वास होना स्वाभाविक है। अतः हम कह सकते हैं कि सरलता के साथ साथ इस विधि में सत्यापन, विश्वसनीयता का गुण भी पाया जाता है। थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स अ लॉट।